Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। जो मेरे विरोधी हम बोला करते थे कि ये बाहरी है और एक बार जीतने के बाद क्षेत्र में नहीं आएगा, उन्हीं को ये जवाब है। मैंने पहले भी बोला था कि जब भी मुझे मौका मिलेगा, जब लोकसभा चल रहा होगा तब भी, जब मुझे मौका मिलेगा मैं अपने क्षेत्र में अपने दौरे का सिलसिला जारी रखूंगा, ताकि जनता के बीच, अपनी जनता के बीच जाकर के जो भी समस्याएं मेरे संज्ञान में आएंगी उनको सुलझाने का प्रयास, उसके समाधान के लिए मैं हमेशा प्रयासरत रहूंगा। आज का जो प्रोग्राम था थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि पटना में हमारे जो दफादार और हमारे जो चौकीदार भाई लोग हैं वो लोग अनशन पर थे और बहुत ज़रूरी था कि उनसे मिल करके उन सबको आश्वासन दी जाए, उनको सही स्थिति बता करके उनके अनशन को तुड़वाया जाए। उन्होंने मेरी बात को सुना, समझा और समझने के बाद उन्होंने अपने अपने अनशन को उन्होंने तोड़ा। उसके बाद मैं जब से आया हूँ मैं लगातार क्षेत्र में हूँ। कुछ घटनाएं हो गई थी जहाँ जाना बहुत ज़रूरी था। उसमें से जो एक घटना है गिद्धौर प्रखंड में, जहाँ सीआरपीएफ के अर्धसैनिक बल के जवान अजीत पांडे जी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उसमें एक समस्या मेरे संज्ञान में ये आई घूमने के द्वारा कि उनकी जो छोटी पुत्री थी उनको बचाया जा सकता था, लेकिन वहाँ पे जो गिद्धौर अस्पताल है वहाँ के कुछ जो प्रभारी हैं जिनके इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेने के कारण उस बच्ची की मृत्यु हो गई थी। इस बारे में मैंने सिविल सर्जन साहब से बात किया है और मैंने बात की है कि आप इसको देखें और देख करके आप मुझे 1-2 दिनों के अंदर सही यथास्थिति बताएं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, ऐसी लापरवाही क्यों हुई और आगे से इस तरह की कोई लापरवाही गिद्धौर के अस्पताल में नहीं होगी। इसके अलावा हम लोग बनझुलिया में गए थे, जहाँ पे बनझुलिया नहीं, हरनारायण गांव में गए थे, जहाँ पे वज्रपात से ये नीतीश कुमार मंडल जी का देहांत हो गया था। उनको प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिल पाई थी, लेकिन वहां जाने के बाद और प्रशासन से बातचीत करने के बाद आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि बीडीओ और सीओ दोनों लोगों ने वहां जा करके उनके घर पे वहां परिजनों से मुलाकात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इसके अलावा हम लोग और जगह क्षेत्र में एक प्रशिक्षण कौशल विकास केंद्र का हम लोगों ने उद्घाटन किया, जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत है, ताकि जो भी युवा है जो माइक्रो लेवल पे, माइक्रो स्केल पे काम करते हैं, उनको प्रशिक्षण के लिए एक बहुत अच्छी जगह बनी है झाझा में, जहां प्रशिक्षण लेने के बाद वो अपना आमदनी बढ़ाने के बारे में, चाहे वो अपनी नौकरी के द्वारा हो या फिर रोजगार के द्वारा हो, जिसमें सरकार की तरफ से ऋण की भी सहायता की जाएगी, ऐसी जगह पर गए। मेरा जो पहले 2 दौरों में जो मुद्दा था पानी का, खास करके पेयजल और सिंचाई का, इस बारे में भी मुझे प्रशासन से अपडेट लेना था, लेकिन डीएम साहब यहाँ मौजूद नहीं है, किसी जरूरी मीटिंग के कारण उनको पटना जाना पड़ा है, तो ये अपडेट अगली बार में मिलेगा। मेरा जो यहाँ का जो पेयजल का जो मुद्दा है और सिंचाई का जो मुद्दा है, ये मेरे प्रायोरिटी में रहेगा, मेरी ये प्रायोरिटी में रहेगा और इसको लेकर के मैं लगातार प्रशासन से बात करता रहूँगा कि इन सारे समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए। अभी आते वक्त भी मेरे संज्ञान में आया कि बारिश कुछ कम हुई है, ऐसे में प्रशासन और क्या क्या कदम उठा सकते हैं इसको सुलझाने के लिए, इस बारे में भी प्रशासन से मेरी बात होगी और इसके लिए हर संभव जो प्रयास करना होगा प्रशासन के साथ मिल करके इसको हम लोग समाधान करने का प्रयास करेंगे। सांसद जी, आपने कहा कि गिद्धौर अस्पताल में लापरवाही बरती गई थी, तो क्या भारतीय पहली बार चेतावनी देकर छोड़ देंगे या उस पर कार्रवाई होगी लापरवाही?
देखिए, ये मेरे संज्ञान में आया है कि गिद्धौर अस्पताल में थोड़ी लापरवाही हुई थी, लेकिन जो इसका सही रिपोर्ट है वो सिविल सर्जन साहब से मिलेगा और उनसे बात करके कहा गया है कि आप इसका एक्चुअल रिपोर्ट मुझे बताएं और उसके बाद आपने उस पर क्या कार्रवाई की है, क्या एक्शन टेकन रिपोर्ट है, उसके बाद बताएं। तब हम लोग देखेंगे कि इसको सुधारने के लिए और क्या प्रयास किए जा सकते हैं। लगातार सदर अस्पताल से इस तरह से मनमानी की खबर आती रहती है, वहाँ जो दलाल है वो बस, तो इस पर कब तक एक्शन? आप तीसरी बार दौरा है जी, तो अभी सिविल सर्जन साहब को मौका दिया जाए थोड़ी कुछ समय का, उनको यथास्थिति जान करके जो सही जानकारी है मेरे संज्ञान में लाने दिया जाए, उसके बाद जो उचित कार्रवाई होगी वो की जाए। जम्मू में खासकर पौष इलाके में लगातार जलजमाव का नाटक बना हुआ है। जितने अधिकारी आपके नेता हैं वो सिर्फ आश्वासन देते हैं कि अभी कुछ सीमा बन रहा है, ये बन रहा है, लेकिन आज तक उस पर कोई उचित ठोस कार्रवाई नहीं हुआ, जिसके कारण त्रस्त है आपका। आप नए निर्वाचित सांसद हैं, क्या कुछ किया जाएगा? देखिए, जहां भी जल जमाव की समस्या आ रही है मेरे संज्ञान में दिया जाए, और जो मैंने अपने पार्टी के लोगों को भी बोला है कि ऐसी कोई भी जल जमाव की समस्या जो मेरे संज्ञान में, जो उनके संज्ञान में आ रहा है और मेरे संज्ञान में आ रहा है, वो तो मैं आगे ले जाऊंगा प्रशासन के साथ के सामने, लेकिन उनके संज्ञान में भी जो आ रहा है वो मेरी संज्ञान में दे, ताकि प्रशासन को के पास इसको ले जा करके जो उचित समाधान इसका हो सकता है उस पर हम लोग कार्रवाई करवा सकते हैं। जम्मू शहर में टोटो या ऑटो स्टैंड को लेकर, महिलाओं को लेकर के चौक चौराहे पर पानी की समस्या और जो शौचालय की समस्या, कई लगातार इस तरह का समस्या बना हुआ है, उसमें भी अब तक कोई भी ध्यान नहीं दिया है। आप नए हैं, क्या करें? एकदम इन सारी समस्याओं पे ध्यान दिया जाएगा, और आपसे आप अच्छा है कि आप सब इन सब चीजों को मेरे संज्ञान में ला रहे हैं। मैं ये भी कहूंगा कि ऐसे जहां जहां ऐसी समस्याएं आ रही है, अगर उन लोगों के द्वारा एक लिखित आवेदन भी मिल जाता तो उस पर कार्रवाई करने में मुझे आसानी होती, लेकिन बहरहाल आपने मेरे संज्ञान में दिया है, मैं इसको अपनी पार्टी के लोगों को लगा करके इसको मैं कैसे समाधान हो सकता है उस पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। बजट पास हो गया जी, बजट पास हो गया। बजट में क्या जमुई लोकसभा के लिए आपकी तरफ से कुछ डिमांड है सदन के अंदर? क्या आपने प्लान किया इस बजट में? कुछ हिस्सेदारी जमुई लोकसभा के लिए भी आप सोचे हैं या पटल पर रखे हैं कुछ मुद्दों को आप सदन में? अभी जो बिहार को बजट मिला है, एक रूटीन एलोकेशन के अलावा भी 58,000 करोड़ से ज्यादा का आवंटन मिला है, और ये मिला है नए एक्सप्रेसवे, बिहार में एक्सप्रेसवे नहीं है, नए एक्सप्रेसवे, गंगा नदी पुल, पावर प्लांट इत्यादि को लेकर के मिला है। और इसके अलावा आपको अगर याद होगा कि जो रोड मिला है जो समस्तीपुर और इससे होकर के जा रहा है, मुझे नाम नहीं आता, वैशाली से होकर के जा रहा है, जो बक्सर से भागलपुर रोड जा रहा है, मुझे लगता है कि उसमें कुछ जो पोर्शन है जमुई का भी है। बक्सर भागलपुर वाले में उसमें कुछ पोर्शन है, और इसके अलावा जमुई जो जिला है एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, इसलिए पीएमओ का भी नजर है इसके ऊपर। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो रूटीन एलोकेशन है वो हमें एलोकेशन मिला है। फिलहाल जो मेरी प्रायोरिटीज में है, मेरा प्रायोरिटीज में जो है वो झाझा से भटिया रेल लाइन है, उसमें फाइनेंशियल एलोकेशन कराना रहेगा। इसके अलावा बरनार जलाशय प्रोजेक्ट जो इतने दिनों से रुका हुआ है, उस पे काम आगे बढ़ाने का रहेगा। ये दो मेरे बिल्कुल प्रायोरिटी में होंगे। इसके अलावा जो भी मेरे संज्ञान में लाया जाएगा, क्योंकि अगला बजट, ये बजट सिर्फ मात्र 6 महीने के लिए है, जो अगला बजट आएगा मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जमुई लोकसभा को भी कुछ अच्छे प्रोजेक्ट, बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पे लाए जाए। सांसद जी, आपकी पार्टी जी, और फिर आज नीति आयोग के बैठक में इस पर शामिल है, इसको आप कैसे ले रहे हैं? जब दो सीएम बिहार के नहीं जा रहे हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज रहे हैं, या फिर ममता बनर्जी का जो एक्शन है, तो इसको आप कैसे? देखिए, ममता बनर्जी जो बैठक में गई थी और उन्होंने कहा कि बोल भी नहीं देगा, इससे मैं सरोकार नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि नीति आयोग में जितने भी सदस्य होते हैं उनको अपना पक्ष रखने का उचित समय और पर्याप्त समय दिया जाता है।
नीति आयोग से इस देश की दशा और दिशा पॉलिसी फॉर्मुलेशन में जो एडवाइजरी है वो तय की जाती है, जो इसके बाद सरकार उसके तहत उसके साथ में एक्ट कानून बिल्स लाती है और कानून बनाती है। ऐसे में मैं इस बात को नहीं मानूंगा कि उनको बोलने नहीं दिया गया है। वो एक बड़े राज्य पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, तो अवश्य ही उनको बोलने दिया होगा। अब क्या पॉलिटिकल कंपल्शंस है मुझे उसके बारे में पता नहीं है जो उन्होंने ऐसा बयान दिया। नीतीश कुमार जी अवश्य वहां पर नहीं जा पाए होंगे, तो कुछ न कुछ ऐसी बात रही होगी, बिहार राज्य को ही लेकर के कोई ऐसी प्रायोरिटी रही होगी। लेकिन जहां तक मेरे संज्ञान में है कि ऐसा कोई भी मीटिंग होती है तो नीतीश कुमार जी उसको छोड़ते नहीं है। कुछ रहा होगा इम्पोर्टेंट काम, जिसके कारण से वो नहीं जा पाए। विशेष राज्य की बात को लेकर पॉलिटिक्स का केस है, विपक्ष का कहना है कि सीएम नीतीश कुमार की मांग करके उनको इस्तीफा, इसको आप कैसे? नहीं, इस्तीफा क्यों दे देना चाहिए? देखिए, हम लोग भी मांग कर रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन जो लोग ये बात बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, उन्हीं लोगों से पूछना चाहिए कि कांग्रेस के वक्त जब ये नीति आयोग के बजाय प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, तो कांग्रेस पार्टी ने ही इसमें ऐसे प्रावधान डलवाए थे जिसके कारण से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। ऐसे में जब तक विशेष राज्य का दर्जा ना मिल जाए तब तक बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए, अगड़े राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए अगर विशेष पैकेज के तौर पे अगर आवंटन मिलता है तो ये सराहनीय कदम है। और हमारी सरकार से तो ये मांग रहेगी, माननीय प्रधानमंत्री से भी मांग रहेगी कि आगे आने वाले बजट में भी बिहार को इसी तरह से विशेष ध्यान रख करके एक विशेष पैकेज हमेशा दिया जाए, ताकि बिहार भी भारत देश की अगड़ी राज्यों के साथ खड़े होकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के लक्ष्य को अगले राज्यों के साथ खड़े होकर के उसमें अपना प्रॉपर योगदान, पूरा योगदान दे सके। सांसद महोदय सुनील कुमार सिंह पर कार्रवाई हुई है, सीएम के खिलाफ इसको आप कैसे ले रहे हैं? और विपक्ष बोल रहा है कि गलत हुआ है, उसका पॉलिटिक्स ज्यादा करना है। देखिए, इस बारे में मुझे बहुत संज्ञान नहीं है। लोकसभा से कल निकल के मैं सीधे निकला हूँ, पटना के लिए आया हूँ, तो सुनील सिंह जी के एक्सपल्शन के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उचित जानकारी लेकर के इस पे अगर जो भी आगे टिप्पणी करनी होगी, बताना होगा, मैं आपको अवश्य बताऊँ। बजट जो सच है उसमें बता रहे हैं कि बहुत सारी योजनाएं बिहार की हुई, विपक्ष कह रहा है झुंझुना पकड़ा दिया गया। मैंने देखिए केंद्र में जो विपक्षी दल है वो कह रहे हैं कि सारा मतलब फोकस जो है बिहार को दिया गया है, जबकि वही बिहार में जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कह रहे हैं कि झुंझुना पकड़ा गया। तो दोनों तरफ जो भेद नजर आ रहा है, केंद्र में विपक्ष बोल रहा है कि मतलब सारा बजट में जो है बिहार को फोकस किया गया है, वही आदमी के जो लोग यहाँ पार्टी के लोग बिहार में कह रहे हैं कि बिहार को झुंझुना दिया गया है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले विपक्ष तय कर ले कि उसको बोलना क्या है। उसको ये झुंझुना बोलना है जो बिहार का आवंटन मिला है, या फिर उसको ये बोलना है कि बिहार को ज्यादा मिला है। मेरे हिसाब से ये जो बजट है बिहार के लिए एक समावेशी बजट है, एक न्याय संगत बजट है, न्यायपूर्ण बजट है। पिछले 2 दशक में आप याद कीजिए कि ऐसा कोई भी बजट आया हो जहां पे बिहार को विशेष ध्यान दिया गया हो, कभी नहीं आया है। इस बार जो बजट आया है, जो वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये लोकसभा चुनाव 2024 में करके गए थे, उन्होंने उसका पहला स्टेप पहले ही इसमें बजट में उन्होंने आवंटन दे करके उस वादे पे खरे उतरने का काम किया है, ताकि बिहार के लोगों को भी लगे कि जो उन्होंने उनको 30 सीट जिता करके भेजा था उस पे प्रधानमंत्री जी खरे उतरे। बिहार के लिए देखिए, क्या आप लोग नहीं चाहेंगे? हम लोग नहीं चाहते कि बिहार विकसित हो, महाराष्ट्र और कर्नाटका की तरह हमारे पास भी उस तरह से जीएसटी करेक्शंस आए, हम भी उस तरह से योगदान कर सके, हमारे यहाँ भी एक्सप्रेसवे हो, नए पुल हो, पुलों का जाल हो। ऐसे में बहुत जरूरी है कि बिहार को आगे आने वाले बजट में भी ऐसे स्पेशल ये आवंटन मिले, स्पेशल पैकेजेस मिले, ताकि बिहार में भी जो विकास बाकी राज्यों में हुआ है, जो बार बार बिहार को उलाहना दी जाती है ना कि पिछड़ा राज्य है, इससे मुक्ति मिले और बिहार भी बाकी अगले राज्यों की तरह भारत के विकसित होने में अपना योगदान दे सके। ये बहुत जरूरी है।
ये एक न्याय संगत बजट है जो बहुत दिनों से चाहिए था और अब जाकर के मिला है। राबड़ी देवी बड़ी बात कर रही है सदन में, नीतीश कुमार बार बार महिलाओं को लेकर अगर टिप्पणी करते रहते हैं, उससे बाज नहीं आती। देखिए, राबड़ी देवी जी जो ये बोल रही हैं नीतीश कुमार जी के बारे में, उनको पहले पूरे के पूरे परिप्रेक्ष्य, पूरा मामला क्या है उसके बारे में जान करके फिर कोई टिप्पणी करनी चाहिए। एक स्टेटमेंट उठा करके, एक वक्तव्य उठा करके नहीं बोलना चाहिए। और बोल कौन रहा है? जिनके राज में शिल्पी जैन हत्याकांड हुआ, जिनके राज में चंपा विश्वास कांड हुआ, जिनके राज में छोटी बालिकाओं को दुर्गा पूजा में गाड़ी से चलते हुए उठा लिया जाता था, वो बोल रही हैं कि नीतीश कुमार जी की इज्जत नहीं करते। आप ये बताइए कि जब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए हैं, उन्होंने लगातार बालिकाओं के लिए जो स्कूल जाती थी साइकिल से जाने का प्रबंध किया है, उन्होंने महिलाओं के लिए कार्य किए हैं। ऐसे में राबड़ी देवी जी का, पूर्व मुख्यमंत्री जी का ये बोलना बिल्कुल सही नहीं है। हम लोग उससे कोई सरोकार नहीं रखते। नीतीश कुमार जी महिलाओं की बिल्कुल इज्जत करते हैं और राबड़ी देवी जी को ऐसे बयान देने से पहले अपने गिरेबान में खुद झांकना चाहिए। ये जो तुम तलाक कर रहे हैं या जो भी सदन में कर रहे हो, सही मानते हैं? देखिए, हर सदन में इसकी गरिमा होती है बातचीत करने की, और जो तुम तड़ाक जिसकी बात कर रहे हैं, ऐसा कोई वक्तव्य मेरे संज्ञान में नहीं आया है जिसकी आप बात कर रहे हैं। ऐसा कोई हो तो मुझे दिखाइए, फिर हम लोग बात करेंगे। तो सांसद महोदय, अभी बिहार विधानसभा का बड़ा ही संसदीय कह सकते हैं उठापटक वाला दौर समाप्त हुआ। मंत्री सदस्य में बहुत सारे तेजस्वी गायब विदेश यात्रा पर, क्या कहेंगे? देखिए, यही विडंबना है, बिहार का दुर्भाग्य है कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं, जब सदन चल रहा है तो उनको विधानसभा में रहना चाहिए था। सरकार से पॉलिसीज पे अलग अलग जो डिस्कशन से उसमें भाग लेना चाहिए था, सरकार से सवाल पूछना चाहिए था, विकास के बारे में सवाल पूछना चाहिए था, लेकिन वो विदेश में रह करके छुट्टी मना रहे हैं। बिहार का दुर्भाग्य है कि जो नेता प्रतिपक्ष जिसको सदन में रह करके अपनी बिहार के लिए जो उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी थी, उसको छोड़ करके वो विदेश में छुट्टियां मना रहे हैं। इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य हो सकता है? रोहिणी आचार्य का एक बड़ा बयान आया है कि सम्राट चौधरी को अभी प्रदेश अध्यक्ष से हटाया गया, पगड़ी पहले ही खुल गया था, मंत्री भी जाएगा। देखिए, रोहिणी आचार्य जी क्या बोल रही है उससे हम लोग का कोई सरोकार नहीं है। भाजपा अपने संगठन में क्या बदलाव करती है, ये भाजपा और उनके नेताओं का विशेषाधिकार है और उसके लिए वो स्वतंत्र है। अभी जो नए अध्यक्ष आए हैं श्री दिलीप जायसवाल जी, हम लोगों ने उनको स्वीकारा है, उनको अपनी शुभकामनाएं दी हैं कार्यभार संभालने के लिए। और ये सवाल पूछ कौन रहा है? रोहिणी आचार्य जी से पूछिए कि ये ट्वीट करके जो उन्होंने सवाल पूछा है, ये ट्वीट उन्होंने बिहार से किया है कि सिंगापुर से, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि उनकी पार्टी ने बाकी लोगों पर जो चुनाव लड़े थे, मेरे ऊपर भी उन्होंने बाहरी होने का आरोप लगाया था, लेकिन खुद पता चल रहा है कि वो आराम से सिंगापुर में बैठ करके बिहार में जो घटनाएं हो रही हैं, जो भी कुछ भी हो रहा है उसके लिए वो वक्तव्य दे रही हैं। सवाल पूछने से पहले उनको बताना चाहिए कि वो सिंगापुर से ट्वीट कर रही हैं कि यहाँ बिहार पटना में रह करके या सारण में रह करके ट्वीट कर रही न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।